नमस्ते बच्चों। तीसरे पाठ के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम तीसरा पाठ पढ़ रहे थे बच्चों, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने 4 प्रकार पढ़े थे। पहला संयोग अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा युग्म विस्थापन अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर, या फिर कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग। तो बच्चों, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कम समय में ही पूरी हो जाती हैं, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। जैसे माचिस की तीली जब जलती है तुरंत जल जाती है, पर दूध से दही बनने में कई घंटों का समय लग जाता है। तो दूध से दही बनना ये एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे हम मंद रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और तीली का जलना या पटाखे का फूटना ये तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर पर परिणाम करने वाले घटक, उनमें पहला हम पढ़ेंगे अभिकारकों का स्वरूप। अभिकारकों का स्वरूप से मतलब है बच्चों, जैसे दो धातुएं हैं जस्ता और एल्यूमिनियम, इनकी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो दोनों ही धातुएं यानी जस्ता और एल्यूमिनियम, ये दोनों ही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। परंतु इनमें से एक धातु अधिक तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है और दूसरी धातु उसकी अपेक्षा कम तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो एल्यूमिनियम और जस्ते में से एल्यूमिनियम की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी अपेक्षा जस्ते के साथ उसकी अभिक्रिया होती है, परंतु एल्यूमिनियम की अपेक्षा कम होती है। तो यहाँ पर ये जो दो धातुएं हैं एल्यूमिनियम और जस्ता, इनमें से एल्यूमिनियम जस्ते की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने के कारण वह अम्ल के साथ तुरंत अभिक्रिया करती है, यानी उस समय अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। और जस्ता एल्यूमिनियम की अपेक्षा कम क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया धीमी गति से होती है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर कर रहा है? अभिकारकों की प्रकृति पे, कि कौन सा पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है। अगर अभिक्रिया करने वाला पदार्थ, जिसे हम अभिकारी पदार्थ भी कहते हैं, वो अधिक क्रियाशील होगा तो अधिक तीव्रता से अभिक्रिया होगी, और कम क्रियाशील होगा तो धीमी गति से अभिक्रिया होगी। तो बच्चों, पहला अपना टॉपिक था अभिकारकों का स्वरूप। तो आया समझ में? जस्ता और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह तीव्र गति के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इस एल्यूमिनियम की अपेक्षा जस्ता कम क्रियाशील होने के कारण वह धीमी गति से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ अभिकारकों के स्वरूप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है। अगला टॉपिक है अपना इसमें अभिकारकों के कणों का आकार। अभिकारकों के कणों का आकार, यानी अभिकारक हम किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अभिकारकों के कणों का आकार, यहाँ पे दो प्रयोग करते हैं। समझिए, दो परख न लिए, दोनों में हमने शाहाबादी
पत्थर, एक में शाहाबादी पत्थर के टुकड़े और दूसरे में शाहाबादी पत्थर के का चूर्ण लिया। दोनों का वजन समान है, समझो 10-10 ग्राम या 5-5 ग्राम लिया। 5 ग्राम टुकड़े लिए और 5 ग्राम चूर्ण लिया और दोनों पर क्या डाला, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निश्चित मात्रा में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों में डाला। इसमें क्या है, टुकड़े, और इसमें क्या है, चूर्ण। अब हम अभिक्रिया देखते, पदार्थ दोनों सेम है, शाहाबादी पत्थर ही है, तो किसमें अभिक्रिया तीव्र गति से होगी और किसमें धीमी गति से होगी। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं शाहाबादी पत्थर के टुकड़े और शाहाबादी पत्थर के चूर्ण पर, तो जिस परखनली में चूर्ण है उसमें अभिक्रिया तीव्र गति से होती है और जिसमें टुकड़े हैं उसमें अभिक्रिया की गति धीमी रहती है। अभिकारी पदार्थ दोनों समान है, शाहाबादी पत्थर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परंतु अभिक्रिया की दर प्रभावित हो रही है किससे, उनके आकार से। तो चूर्ण के कणों का आकार बहुत ही छोटा है और पत्थर के टुकड़े जो हैं उनके कणों का आकार बड़ा है। तो अभिकारकों के कणों का आकार जितना छोटा होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही तीव्र होगी। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, अभिकारकों के कणों का आकार। तो समझ में आया आपको, अभिकारकों के कणों का आकार जितना अधिक छोटा होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही तीव्र गति से होगी और अभिकारकों के कणों का आकार जितना बड़ा होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही धीमी गति से होती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब है अपना तीसरा पॉइंट, अभिकारकों की सांद्रता। तनु और सांद्र HCl की कैल्शियम कार्बोनेट के चूर्ण के साथ अभिक्रिया। तो तनु बच्चों हम किसे कहते हैं, समझिए नींबू का रस है, डायरेक्ट नींबू में से निकाला 1 चम्मच रस, तो उस 1 चम्मच रस को हम क्या बोलेंगे, उस रस को सांद्र। अब उसी 1 चम्मच रस को 1 गिलास पानी में मिला दिया तो वो कैसा हो गया, तनु। पानी मिलने पर तनु हो गया और बिना पानी के शुद्ध जो रस है वो क्या कहलाता है, सांद्र। तो यहाँ पे तनु और सांद्र HCl की कैल्शियम कार्बोनेट के चूर्ण के साथ अभिक्रिया, जो शुद्ध रस है जिसे हम कहते हैं सांद्र, उसकी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया तीव्र गति से होगी और जो तनु है उसकी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया मंद गति से होगी। जैसे आपने शुद्ध नींबू का रस चख के देखते तो कैसा लगता है, बहुत खट्टा लगता है, पर वही 1 गिलास पानी में मिला है तो क्या उतना खट्टा होगा, नहीं। तो उसकी अभिक्रिया अगर हम खाने के सोडे के साथ करवाएं तो शुद्ध नींबू का रस अधिक तीव्र अभिक्रिया करेगा, परंतु वही 1 गिलास पानी के अंदर जब उसको घोला है उसमें से 1 चम्मच लेके उसकी अभिक्रिया करवाएं तो मंद गति से होगी। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर कर रहा है, अभिकारकों की सांद्रता पर। जितना अधिक अभिकारक सांद्र होगा अभिक्रिया उतनी ही तीव्र गति से होगी और अभिकारक जितना तनु होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही धीमी गति से होगी। अगला है अपना बच्चों अभिक्रिया का तापमान। एक सामान्य से उदाहरण में बता रही हूँ। गर्मी के दिनों में आप नींबू का शरबत बनाते हैं, ठीक है। तो शरबत बनाते समय आप क्या करते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी या बर्फ़ डाल देते हैं पतीले में या ग्लास के अंदर और उसमें शक्कर घोलते हैं और नींबू का रस निचोड़ देते हैं। अब शक्कर को आप घोलते रहते घुलता नहीं, जल्दी नहीं घुलता है, घुलने में समय लगता है। दूसरा प्रयोग आप करेंगे, 1 गिलास पानी लीजिए, थोड़ा कम ही लेंगे, सादा पानी, और उसमें शक्कर को घोलिए।
कौन से ग्लास में शक्कर जल्दी घुलेगा, ठंडे वाले में या साधारण पानी में? आप देखेंगे साधारण पानी में शक्कर जल्दी घुल जाती है, और अगर गर्म पानी हुआ तो शक्कर और तीव्र गति से घुलती है। तो यहाँ पर अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? अभिक्रिया का तापमान। यहाँ पे एक प्रयोग है बच्चों, आपकी बुक में भी ये प्रयोग दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सामान्य तापमान पे यानी कमरे के तापमान पर कैल्शियम कार्बोनेट रखा रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, ये चिन्ह किसका है? गर्म करने का। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक विशेषता होती है बच्चों, ये ताज़ी बनी चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो आपकी बुक में एक प्रयोग है, और उस प्रयोग में ये दिखाया गया है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गैस बनती है, और वह गैस चूने के पानी में जब प्रवाहित होती है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर कर रही है? तापमान पे। तापमान जैसे ही मिल रहा है अभिक्रिया हो रही है, तापमान नहीं था अभिक्रिया नहीं हो रही थी। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर तापमान पर निर्भर करती है। अगला है उत्प्रेरक। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब है ऐसा रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न ले, परंतु उसकी उपस्थिति जरूरी है। अगर वो केवल उपस्थित है तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होने लग जाती है। ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं उत्प्रेरक। जैसे यहाँ पे देखिए KClO3, जिसे हम पोटेशियम क्लोरेट भी कहते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, परंतु ये क्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। अब इसी अभिक्रिया को तीव्र गति से करने के लिए यहाँ पे एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, और वो उत्प्रेरक है मैंगनीज डाई ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे MnO2, जिसे हम मैंगनीज डाई ऑक्साइड कहते हैं, तो ये उत्प्रेरक है। और आपको समीकरण लिखते समय बताया था उत्प्रेरक को हम कहाँ लिखते हैं? तीर के निशान के नीचे। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसलिए हम यहाँ प्लस करके नहीं लिखते हैं, केवल इसकी उपस्थिति रहती है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात ये वापस उसी रूप में ही प्राप्त हो जाता है, वैसा का वैसे ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहते हैं उत्प्रेरक। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन गैस बनती है, और ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। यानी जब हमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त करनी हो तो हम इस मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक को उपयोग में लाते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रभावित होती हो और वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेता हो, ऐसे पदार्थ को हम उत्प्रेरक कहते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है H2O2, ये जब कमरे के तापमान पर रखा रहता है तो इसका आसानी से स्वयं ही विघटन होता रहता है, और जब विघटन होता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, परंतु ये अभिक्रिया धीमी गति से होती है कमरे के तापमान पर जैसे ही मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है, यह अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है। तो अब आपको उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा। यानी उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 41 पे
क्या आप जानते हैं, ये दिया हुआ है। ये इस साल के लिए आपके पोर्शन से हटाया गया है, यानी इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसको आप क्रॉस कर लेंगे। अगला टॉपिक है अपना ऑक्सीकरण और अपचयन। उसके बाद आप पेज नंबर 42 पे, यहाँ पे भी क्या आप जानते हैं, इसे भी आपको कट कर देना है क्योंकि परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और पेज नंबर 43 पे बच्चों बताइए तो, ये जो है ये आपको स्वयं पढ़ना है, पोर्शन में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 43 पे ही क्या आप जानते हैं, इसे भी कट कर दीजिएगा, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और पेज नंबर 44 पे सबसे नीचे खोजिए, ये भी आपको स्वयं पढ़ना है। तो अब अपना अगला टॉपिक है बच्चों, अब अपना अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं? तो बच्चों यहाँ एक परिभाषा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक ऑक्सीजन के साथ संयोग करे तो उसका ऑक्सीकरण होता है। या फिर अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक में से, किसी अभिकारक में से हाइड्रोजन निकल जाए तो भी उसका ऑक्सीकरण होता है। अर्थात या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गई तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है कार्बन के साथ तो कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के साथ ऑक्सीजन संयुक्त हो जाए तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब इस अभिक्रिया को देखेंगे MgH2, इससे क्या बन रहा है? मैग्नीशियम और हाइड्रोजन निकल रही है। हाइड्रोजन निकलना यानी भी क्या है? ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में भी देखेंगे CH3CH3, क्या बन रहा है? CH2CH2 उत्पाद है ये और हाइड्रोजन मुक्त हो रही है, यानी इन दोनों अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन निकल रही है, इसलिए इन दोनों अभिक्रियाओं को भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बच्चों कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं विशिष्ट रासायनिक पदार्थों की सहायता से होती हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, इसका एसिटिक अम्ल CH3COOH में रूपांतरण होता है। यह रूपांतरण होते समय अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को काम में लिया जाता है। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है? ऑक्सीजन उपलब्ध करा के देता है और इस ऑक्सीजन के कारण एथिल अल्कोहल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण होता है, यानी एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। तो इस क्रिया में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकरण की क्रिया को संपन्न करा रहा है, इसलिए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी ऐसा रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया को संपन्न कराता है या जिसकी वजह से ऑक्सीकरण क्रिया होती है,
उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एक और अभिक्रिया को देखते हैं यहाँ पे, फेरस सल्फेट FeSO4 और ये है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी पोटेशियम परमैंगनेट कैसा है? अम्लीय। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट फेरस सल्फेट का रूपांतरण किस में कर देता है? फेरिक सल्फेट में। यहाँ पे वही अभिक्रिया देखेंगे, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में रूपांतरित किया। अब फेरस सल्फेट ये वाला, इसकी आयनिक अभिक्रिया है फेरस Fe। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है। उनमें से एक था फेरस, आयरन। तो आयरन की संयोजकता 2 और 3 होती है। तो जब संयोजकता 2 होती है तो उसे कहते हैं फेरस, और जब संयोजकता 3 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फेरिक। तो यहाँ पे आयरन की संयोजकता कितनी है? 2, और सल्फेट की संयोजकता भी 2। ये प्लस में है और ये माइनस में। सूत्र बनाना आपको 9th क्लास में बताया था। अब यहाँ पे ये फेरस किस में रूपांतरित हो गया? फेरिक में। संयोजकता 3 है और इसकी संयोजकता वैसे ही है, यानी 2-। अब ये जो 3 प्लस में है वो कैसे रूपांतरित होता है वो देखते हैं। केवल आयनिक अभिक्रिया, फेरस आयन संयोजकता 2+ में। 2+ में क्यों है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। अब ये फेरस से फेरिक में रूपांतरित हो रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और खो देता है। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर इसका निर्माण किस में हो गया? फेरिक में, जिसकी संयोजकता कितनी है? प्लस में 3। यहाँ पे हम प्लस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो यहाँ किसका रूपांतरण हुआ? फेरस का फेरिक में। कब हुआ? जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो यहाँ पे फेरस का फेरिक में रूपांतरण यानी ऑक्सीकरण। 2 परिभाषा हमने पहले ही पढ़ ली है ऑक्सीकरण की। जब कोई अभिकारी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, या फिर जब किसी अभिकारी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो भी उसका ऑक्सीकरण होता है। और तीसरी परिभाषा अब है यहाँ पे, जब कोई अभिकारी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो भी उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीजन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब भी ऑक्सीकरण होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।